हेलो एवरीवन, आई एम आशीष भारद्वाज। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स चैप्टर 1 की अगर बात करें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो टॉपिक्स होते हैं, पहला क्वेश्चन आने की संभावना है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण क्या है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो आएगा हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा रासायनिक समीकरण संतुलित करना। जैसे यहाँ पर कुछ समीकरण लिखा गया है, जैसे ये लिखा गया है HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस एंड CaNO3 ट्वाइस H2। इसको संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि हमारा अगर कोई रिएक्शन रहता है तो उसमें क्या होता है कि एक अभिकारक साइड होता है, एक उत्पाद साइड होता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ ये जो तीर का निशान है, इस साइड को अभिकारक कहते हैं और इस साइड को उत्पाद कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर HNO3 है और यहाँ पर, तो यहाँ पर हर एक तत्व को, हर एक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को संतुलित करते हैं। जैसे इस साइड जितना ही अच्छा है, इस साइड भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। इधर जितना नाइट्रोजन है उतना इधर भी होना चाहिए। ऑक्सीजन जितना है इधर इस साइड भी उतना ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखें तो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 लगा देंगे। तो अब देखेंगे कि हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया। और NO3, अगर NO3 की बात करें तो ये ट्वाइस है और यहाँ पर NO3 भी ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया NO3 और H बैलेंस हो गया। कैल्शियम इधर एक, कैल्शियम एक इधर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन और 2 हो गया और H 2 हो गया। 2 इधर भी है और 2 इधर, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और 2 4, इधर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो दूनी के 4। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना के 6 और 6 2 8, इधर 3 दूना के 6 2 8, बैलेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से रासायनिक संतुलन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर ये बन के आया है, मतलब ये अभिकारक साइड, ये उत्पाद साइड। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या बैलेंस नहीं है। तो अभिकारक साइड में अगर देखेंगे तो सोडियम 1 है, इधर 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर और 1 4 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस करेंगे। तो अगर यहाँ 2 लगा दें तो सोडियम बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। तो ऑक्सीजन कितना है, 2 और यहाँ पर 4, 2 4 6, इधर कितना है 4 और 1 5, तो यहाँ पर 2 लगा दें। मतलब एक एक तत्व को हम लेकर बैलेंस करेंगे। जैसे पर सोडियम को लिया, फिर ऑक्सीजन को लिया, अब हाइड्रोजन को लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना इस साइड है, तो हाइड्रोजन है 2 और 2 4, इधर कितना है 2 4, सल्फर कितना है 1, सल्फर 1, बैलेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। एंड थर्ड देखेंगे, जैसे सोडियम, जैसे यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट, AgCl और NO3। तो यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ पर सोडियम 1 है। ठीक है, बैलेंस है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, N 1 है, N 1 है। मतलब ये पहले से क्या है, बैलेंस अब क्रिया। ठीक है, तो जो पहले से बैलेंस है उसको क्या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड फोर्थ अगर देखें, फोर्थ की अगर बात करें तो जैसे BaCl2 है और H2SO4, जैसे बेरियम क्लोराइड एंड H2SO4, और ये बना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये अभिकारक साइड हो गया और ये क्या हो गया, उत्पाद साइड हो गया। तो अभिकारक साइड में अगर बात करें तो बेरियम कितना 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, बेरियम तो बैलेंस है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है। तो इधर 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर अब हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन ये 2 है, इधर भी 2 है। सल्फेट कितना है, 1 है, सल्फेट इतना 1 है। तो मतलब ये क्या है, ये भी बैलेंस कर दिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछने की संभावना होती है, वो सेकंड क्वेश्चन पूछने की संभावना जो होती है वह पूछता है रासायनिक समीकरण दिया रहेगा और कहेगा संतुलित करना। ठीक है, तो ये 2 रासायनिक समीकरण आपको मिल सकता है। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन जो पूछने जाने की संभावना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है, अगर जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना ही पढ़ें तो उसी में से एक जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने 2 प्रोडक्ट लिया। कितना प्रोडक्ट, 2 अभिकारक, सॉरी 2 अभिकारक लिया, जैसे A + B। तो 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डिफिनीशन आप बुक से देख सकते हैं और इस एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड जो पूछे जाने की समझना है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि अभिकारक एक होता है और उत्पाद दो या दो से अधिक बनते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। थर्ड अगर देखें तो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिकों में से प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब जैसे यहाँ पर एक तत्व दूसरे यौगिक में से उस तत्व को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट दिया है, एक्वस कंडीशन में आयरन है। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, इस कंपाउंड में से कॉपर को क्या करेगा, हटाकर अपने खुद लग जाता है, मतलब प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर FeSO4 हो जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाता है। और चौथी अभिक्रिया अगर देखें प्रकार में, चौथी अभिक्रिया होती है हमारा द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे किसे कहते हैं, अभिकारकों में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बनते हैं। जैसे दिया है जैसे बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम चार्ज देखते हैं, जैसे बेरियम पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस, कॉपर प्लस और सल्फेट पर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से इसका प्लस इसके माइनस के पास चल जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के पास। जैसे तो यहाँ पर जैसे बेरियम है तो इस माइनस सल्फेट के माइनस चला गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। एंड क्लोरीन माइनस है और कॉपर प्लस, तो ये यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बना लिया। मतलब कि कहने का मतलब कि आयनों का आदान प्रदान यहाँ होता है। दिस इज द कॉल्ड द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं और ये रिएक्शन दिखा सकते हैं। एंड अगर थर्ड अभिक्रिया की बात करें तो उपचयन, या इसे कहते हैं ऑक्सीकरण और इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं कि जो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होते हैं और हाइड्रोजन की कमी होती है। एंड अपचयन में लिख सकते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में कमी। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग उपचयन और अपचयन के बारे में इतना याद रखेंगे और इसे लैंग्वेज के रूप में हम लोग बनाकर परिभाषा लिख सकते हैं। एंड सिक्स्थ जो रिएक्शन है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया में उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, अपचयन में रिडक्शन, दोनों अभिक्रिया पाई जाती है। दिस इज द कॉल्ड ऑफ द रिडॉक्स अभिक्रिया। और रिडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा लिखकर ये रिएक्शन दिखा देंगे कि किसमें जैसे का CO है और कॉपर, इसके बीच में अपचयन हो रहा है और H2 और H2O के बीच में उपचयन होता है, इसे दिखला देंगे तो ये हो जाएगा। एंड 7वां क्वेश्चन है उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय अभिक्रिया, जिसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहते हैं। जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में संपन्न होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में संपन्न होती है। जैसे A+B है उससे बनकर C+D, लेकिन C+D से A+B नहीं बन सकता। इरिवर्सिबल अभिक्रिया क्या कहलाती है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं रिवर्सिबल, वह दोनों डायरेक्शन में संपन्न होती है, मतलब दोनों दिशा में। जैसे A+B है ना, इससे हम लोग C+D बना सकते हैं और C+D से फिर A+B बना सकते हैं। दिस कॉल्ड उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अनुकरणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है इरिवर्सिबल अभिक्रिया कि जैसे केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। जैसे A+B है तो इससे बनकर C+D बन सकता है, लेकिन C+D से फिर पुनः A+B नहीं बन सकता। दिस इज कॉल्ड द अनुक्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो 8वां क्वेश्चन जो दिया है उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें छेपी तथा उसमें शोषी अभिक्रिया। तो उसमें छेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया थी जिसमें से रिएक्शन होती है तो उसमें से उष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है। और उसमें शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रिएक्शन होता है तो उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन पूछेगा और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या है पूछ सकता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में से कोई एक प्रकार पूछ सकता है या दो प्रकार पूछ सकता है। तो 8 अभिक्रिया अगर पढ़ ले रहे हैं ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो उसमें से एक फंसने की संभावना है। एंड जो चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर से पहले चैप्टर से पूछता है संक्षारण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। तो दोस्तों ये क्या होता है, तो यह वो होता है जैसे कि लोहे पर जंग लगना। हाँ, तो लोहे पर जंग कैसे लगता है,
फिर उसे कैसे बचाया जा सकता है, जैसे पेंट करके बचाया जा सकता है, एल्युमिनियम की चादर लगाकर, स्टील की चादर लगाकर हम बचा सकते हैं ETC। तो इसे आप चाहेंगे तो संचालन बुक से पढ़ सकते हैं, ये पूछने की संभावना है। एंड 5वां क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है वो विकृत गंधिता, जैसे RNCD DT कहते हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। 5 क्वेश्चन अगर अभी इतना पढ़ के जाते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या जितना क्वेश्चन पूछेगा इसी चैप्टर इसी टॉपिक से आएगा और इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें, सेकेंड चैप्टर जो हमारा है आम्ल तथा क्षार और लवण, आम्ल क्षार लवण, ठीक है। तो दोस्तों जो आम्ल तो जो दोस्तों ये जो सेकेंड चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इस चैप्टर का नाम है आम्ल क्षार और लवण। तो पहला क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाने की संभावना है, जैसे आम्ल क्षार और लवण के बारे में, मतलब कोई पूछ देगा आम्ल क्या है, क्षार क्या है या लवण क्या है, प्रबल आम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में बताओ। तो इस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछता है pH मान से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर pH मान की बात करें तो अगर pH का मान अगर 7 के बराबर होता है तो उदासीन कंडीशन होती है, एंड pH का मान अगर ग्रेटर 7 होता है तो क्षारीय कंडीशन होती है, एंड pH लेस देन 7 होता है तो अम्लीय कंडीशन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन होता है pH मान। तो pH मान से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अब pH मान के बारे में न्यूमेरिकल आते हैं तो इसके सूत्र याद रखेंगे। जैसे pH बराबर -log H+ होता है। H+ ये जो सांद्रता होती है ये अम्लीय कंडीशन होती है, ठीक है। और इसको अगर हम लॉग को इधर लेके आएंगे तो H+ अगर निकालेंगे तो H+ -pH हो जाता है। तो इसमें अगर pH दिया है तो H+ निकल सकता है, अगर H+ दिया है तो pH आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर लॉग में बेस 10 होता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग्स कि अगर H+ नहीं दिया है, अगर OH- दिया है, OH- क्षारीय माध्यम, तो क्षारीय अगर दिया है तो यहाँ से अम्लीय मतलब H+ निकाल कर फिर pH का मान भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, हर साल लगभग क्वेश्चन इससे पूछता है। जैसे H+ है और इंटू OH- है तो इसका टू याद रखना 10⁻14 होता है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल क्या पूछा गया है ऐसे इसी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर है, लीटर, ये लीटर है दोस्तों, ये लीटर, ठीक है। तो विलयन का pH मान क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर KOH आ गया ना, तो KOH ये क्या है, ये क्षारीय है, ठीक है। तो यहाँ से OH- का मान दे दिया है 10⁻5 तो यहाँ से H+ निकालेंगे तो H+ का सूत्र हम बता चुके हैं कि ये होता है, तो H+ इंटू OH- H 10⁻14, यहाँ से H+ यहाँ से निकाल लो 10⁻9 हो गया, और pH होता है ये सूत्र, H+ यहाँ पर रख दो तो -log 10 बेस होता है और 10, तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर ये यहाँ पर पावर होता है कुछ तो पावर इधर आ जाता है, और ये माइनस है, माइनस+ हो जाएगा तो 9 आ गया, और log 10 बेस और 10 का मान 1 होता है तो 9 आ गया, तो pH का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो चैप्टर 2 से इतना क्वेश्चन पूछेगा। एंड पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो चैप्टर 2 से आने की संभावना है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये हमेशा मतलब पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और साथ में जल प्राप्त होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड है क्लोरीन। इसका उपयोग कहाँ होता है, उपचार के रूप में होता है, और जो पानी पीने वाले जल होते हैं उस जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, मतलब उस जीवाणु को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का, ठीक है। और जो जल कठोरता है उसको हटाने के लिए किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके दो उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण के बारे में आप लिख सकते हैं कि CaOCl2 को ही विरंजक चूर्ण कहा जाता है। और विरंजक चूर्ण का निर्माण हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराकर विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं और साथ में जल का भी निर्माण होता है, और उपयोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, चौथा क्वेश्चन जो चैप्टर 2 से बनने की संभावना होती है, जैसे बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे NaHCO3। दोस्तों इस बेकिंग पाउडर का सूत्र इस तरह से होता है। एंड पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं जलीय माध्यम में, तब जल की उपस्थिति में जलीय माध्यम में, तो यहाँ से बन जाता है हमारा बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बस इतना याद रखेंगे और इसको बनाकर अपने से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि क्या सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं जलीय माध्यम से, तो हमारा बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। एंड दोस्तों चैप्टर 2 से जो 5वां क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसकी रासायनिक अभिक्रिया अगर पूछ दे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, क्या करते हैं, जिप्सम, इसका क्या नाम है, जिप्सम नाम होता है, जिप्सम। तो जिप्सम के सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं 120-130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। CaSO4 हाफ H2O और प्लस जल भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक क्लास 10th के जो बोर्ड पेपर में आने की संभावना है, और इसी टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इस बार। और तो आप इसे ज़रूर देखें। चैप्टर 1 का बताया हूँ, चैप्टर 2 का बताया हूँ, अब चैप्टर 3 में जो इम्पोर्टेंट हो बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर बात करें तो जो चैप्टर 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, तो चैप्टर 3 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे धातु और अधातु एंड उपधातु। ठीक है, तो धातु और अधातु क्या है, इनके गुणधर्म के बारे में बताइए, और उपधातु क्या है। दोस्तों जो हमसे क्लास किया है, जैसे जो पढ़ा है उसको धातु और अधातु और उपधातु के बारे में पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ, और जो नहीं पढ़ा है एक वीडियो बनाऊँगा जो कि इस पर। तो दोस्तों टाइम नहीं है, तो इसलिए आप धातु और अधातु को बुक से पढ़ें और उपधातु को भी पढ़ लें। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, नाम संगठन उपयोग लिखिए। ठीक है, तो इसको भी पढ़िए। एंड थर्ड क्वेश्चन जो चैप्टर 3 से पूछने जाने की संभावना है, गालक धातु मल में अंतर, निस्तापन एवं भर्जन में अंतर। मतलब ये चारों में से ज़रूर 2 मिलने वाला है इस बार पेपर। चौथा क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है, धातु कर्म और कॉपर के अयस्क क्या है, इसके बारे में बताएं। 5वां क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, भर्जन क्या है, कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाले अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए। तो यहाँ से भर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये अभिक्रिया पढ़ सकते हैं, जैसे CO2S और ऑक्सीजन से क्रिया करा हुआ कीपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, एंड 6वां क्वेश्चन जो चैप्टर 3 से पूछे जाने की संभावना है, लोहे पर जंग लगना, मतलब लोहे पर जंग कैसे लगता है, इसके बचाव क्या है, संक्षारण जो चैप्टर 1 में है सेम आ जाता है। एंड केमिस्ट्री क्लास 10th में जो चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रो तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझाइए, क्या किसे कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बॉन्ड पाया जाता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जैसे मीथेन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कहेंगे तो एथिलीन, एसिटिलीन, ETC। एंड दोस्तों केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 में जो सेकेंड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बहुत बार पूछा गया है, समजातीय श्रेणी क्या है, या इसे ही कहते हैं सजातीय श्रेणी। तो इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों,
एंड थर्ड क्वेश्चन है क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी लिखिए। क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्कोहलिक, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक समूह को सूत्र लिखिए। जैसे एल्कोहलिक अगर समूह को सूत्र कहेगा तो OH हो जाता है, ठीक है। अगर कहेगा एल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड क्या होता है? CHO हो जाता है, ठीक है। कीटोन का कहेगा तो CO हो जाता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक का कहेगा तो कार्बोक्सिलिक क्या हो जाता है? COOH। दोस्तों ये पूछे जाने की संभावना है। एक क्वेश्चन जैसे कि जो हमसे पढ़ा है इसको बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं IPSC साथ में, तो इसका वीडियो एक मैं डालूंगा IPSC किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि क्लास 11th एंड 12th में IPSC है और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। एंड जो चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अत्यधिक होती है, जैसे IPSC नेमिंग, एक स्ट्रक्चर दे देगा, एक कंपाउंड दे देगा, कहेगा इसका IPSC नेम लिखिए, हाइड्रोकार्बन दे देगा उसका IPSC नेम लिखिए, या संरचना करेगा, संरचना बनाइए, ठीक है। एंड पांचवा क्वेश्चन जो पूछता है एस्टरीकरण तथा साबुनीकरण को समझाइए। एस्टरीकरण क्या को और साबुनीकरण को समझाना, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। एंड छठा क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है मिश्र क्या होता है, साबुन स्वच्छीकरण क्रिया क्या होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ जाएगा। या इसी को पूछ सकता है इस तरह से, साबुन अथवा अपमार्जों की सफाई प्रक्रिया में किन समूहों का आधारित होता है, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन जो चैप्टर 4 है इस तरह से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। वो 6 क्वेश्चन पढ़ जाते हैं तो इससे बाहर आने कुछ संभावना नहीं है दोस्तों। जिससे IPSC है ना, तो ये तो IPSC पूछ देगा या तो क्या होता है जब, मतलब एक रिएक्शन पूछ देता है तो आप रिएक्शन जो पूछता है वो चैप्टर 4 से ही पूछे जाने की संभावना अत्यधिक होती है, या चैप्टर 1 से पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों। आप इस तरह से एंड जो लास्ट चैप्टर क्लास 10th के केमिस्ट्री का तो चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 में जो एक ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंडलीव की आवर्त सारणी। मैंडलीव की आवर्त सारणी क्या है इसके बारे में समझाइए, और इसमें संशोधित क्या किया गया था, एंड दोष क्या है, ये मैंडलीव पूछ सकता है क्वेश्चन, और पूछा जाता है क्योंकि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। या पूछ सकता है आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट जो प्रायोरिटी है वो मैंडलीव की आवर्त सारणी से ही है, कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना था। आप दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे यही क्वेश्चन थे, तो आप इसको पूरे वीडियो को देखिए और एक बार मुश्किल से 1-2 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आप रिवीजन करिए। अगर कहीं भी अगर डाउट हो रहा है, किसी भी टॉपिक का डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8808389256 या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि आपका मंडे को ही 4 तारीख को साइंस का पेपर है, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा समय मत लीजिए, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी। तो दोस्तों केमिस्ट्री में इतना अगर पढ़ के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।